पूरी रियासत और तमाम इदारे वो एक पार्टी को ख़त्म करने के चक्कर में पड़ गए और उन्होंने पूरा फोकस कर दिया एक पार्टी के ऊपर, उस पार्टी की लीडरशिप के ऊपर, उनके वर्कर्स के ऊपर, उनके कैंडिडेट्स के ऊपर, और एक पार्टी को ख़त्म करने के ऊपर अब सारी की सारी अपनी उन्होंने स्टेमिना, अपनी सारी कुव्वत वो लगाना शुरू कर दी। तो वो जो उनका काम था वो उनसे रह गया और उसका रिजल्ट ये निकला कि ये चीज़ दोबारा उभरना शुरू हुई और उभरते उभरते आज वो यहाँ तक पहुँची है। लेकिन मैंने डे 1 में इनको कहा कि आप जो यहाँ पर पॉइंट स्कोरिंग करते हैं पॉलिटिकल, ये नहीं करनी चाहिए। पख्तूनख्वा के और बलूचिस्तान के हालात कुछ और हैं। हमारी बॉर्डर्स पर वो इलाका है जिसके अंदर सुपर पावर से कई दहाइयों से जंगें हो रही हैं और सिर्फ जंगें नहीं हुई, शिकस्त दी गई है सुपर पावर्स को। तो उनके हालात को कंपेयर करना विद पंजाब और विद सिंध ठीक नहीं है। ये हर मुद्दा पीटीआई पे डालना चाहते हैं। पीटीआई के ऊपर मुद्दा डालने से जो मिलेगा शिकस्त का बाप इनको नहीं मिलेगा। शिकस्त का बाप ये खुद है, ये खुद नालायक है, ये खुद निकम है। इनके पास न विजन है, न कन्विक्शन है, न इनके पास कोई क्रेडिट है, न इनके पास पब्लिक के लिए या मुल्क को आगे लेके चलने के लिए कोई एजेंडा है। इसलिए ये बात जहन में रखिएगा कि हकूक़ दीजिए और इज़्ज़त कीजिए, इज़्ज़त आपकी की जाएगी। ये बात एक बात मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान के अवाम ने हमारी मिलिट्री लीडरशिप के हर अच्छे बुरे फ़ैसले को ओन किया, हर अच्छे बुरे कदम की तारीफ़ की, हर अच्छे बुरे मौके पे उनका साथ दिया। और ये सब कुछ एक चल रहा था प्यार मोहब्बत के रिश्ते में, एतमाद के रिश्ते में। लेकिन हमारी मिलिट्री लीडरशिप, ये जो मौजूदा रजीम है, इसने ये समझा कि ये तो हमारा ताकत है, हमारा रोब है, हमारा दबदबा है। ये इस रोब और दबदबे की वजह से ये कौम जो है वो हमारे सामने सरबसरूद होती है और हर वक्त हमारे हर बात की तारीफ़ करती है, हर बात को मान लेती है, हमारे हर बुरे से बुरे तरीन कदम को भी वो कहती है कि जनाब ठीक है, कौमी सलामती में किया होगा तो ठीक किया होगा। ये इस मौजूदा रजीम ने जो ताकत का नशा था, ये उस बदमस्त ताकत के नशे ने इस हालत तक पहुंचा दिया है पाकिस्तान को। लेकिन हकीकत यह है कि पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान की कौम इनकी ताकत से बिल्कुल, इनके ताकत के रोब दबदबे से नहीं डरते थे, बल्कि वो तो प्यार और मोहब्बत करते थे और इसलिए अपने घर बार छोड़ देते थे, अपनी फसलें तक उजाड़ देते थे इनकी खातिर। जहाँ ये जाते थे तो समझा जाता था कि पाकिस्तान की सलामती का मसला है, इसलिए सब कुछ कुर्बान कर दिया जाए। लेकिन अब ये हुआ है कि जब ये सारी चीज़ें अपने ही आवाम के सामने आवाम के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करना शुरू कर दी, अपने ही माँओं बहनों बेटियों को उठाना शुरू कर दिया, उनकी बेहुरमती शुरू कर दी, नौजवानों को उठाना शुरू कर दिया और इन्होंने कहा कि जो हमारे इस गलत फ़ैसले पे तायीद नहीं कर रहा, इस गलत फ़ैसले की हमायत नहीं कर रहा, वो गद्दार है, वो बागी है, वो दहशतगर्द है, वो मुल्क दुश्मन है, लिहाजा इसको उठाकर गायब कर दिया जाए। ये जो तासुर है, ये जो पॉलिसी है, ये नाकाम हो चुकी है। मैं बड़े अदब और एहतराम से ये कह रहा हूँ कि ये पॉलिसी नाकाम हो चुकी है। ये मुल्क 73 सालों से यरगमाल बना हुआ है, मुल्क का आइन यरगमाल बना हुआ है, मुल्क की पार्लियामेंट यरगमाल बनी हुई है, मुल्क की अदलिया यरगमाल बनी हुई है, मुल्क का मीडिया यरगमाल बना हुआ है। अभी भी देखें आप हुकूमत के रवैये में बातचीत का तो मुझे कोई असर नहीं नजर में आ रहा। अभी तक भी वो धमकी आमेज कि हम कुचल देंगे, कला कमा कर देंगे, उनको तहस नहस कर देंगे। ठीक है, आप तहस नहस पहले भी आपने किया, अभी भी कर दें उनको, लेकिन ये बात आपको समझनी चाहिए कि तहस नहस आप 75 सालों में जो आपने एक रट लगाई रखी है, उस तहस नहस के बदले में उनकी हिमायत और उनकी स्ट्रेंथ में जो इजाफा होता रहा है और आप नाकाम हो गए अपने कला कमा और तहस नहस के उन अल्फाजों में, आप बिल्कुल नाकाम हो चुके हैं। हो सकती थी बातें, लेकिन अब मुझे ये तो सब पहले तो वो अपनी नीयत तो साफ करें। कोई जाए बड़े साहब को ये बताए क्या बड़े साहब आपका जो पावर डॉक्ट्राइन का जो था ना, ताकत का नज़रिया, ये ख़त्म हो चुका है, ये फना हो चुका है, इसलिए इसको छोड़ दें और पाकिस्तान के अवाम और कौम के दरमियान और फ़ौज के दरमियान और इदारों के दरमियान जो खलीज पैदा हो रही है, इस खलीज को ख़त्म करें। और उसके लिए बेहतरीन है कि या तो आप
पाकिस्तान के आइन, कानून, जमहूरियत को तस्लीम कर लें। अगर आपसे ये नहीं हो सकता तो खुदा के लिए हाथ जोड़कर उनसे कहिए कि आप चले जाएं, बाकी जो बचेंगे वो आपस में मिल बैठकर कोई ना कोई मसला हल कर लेंगे और इस मुल्क को आगे ले जाएंगे। आपका जो फ़र्द वाहिद का जो एक आप फ़र्द वाहिद के जो फ़ैसले हैं, आपकी जो सोच है, वो सोच कलेक्टिव विजडम उसको नहीं कबूल कर रहा, वो कलेक्टिव विजडम के भी ख़िलाफ़ है, वो इज्तिमाई शऊर जो है उसके ख़िलाफ़ है। इसलिए आप ज़रा सोचें। तो ख़बरें कुछ लेते हैं, क्योंकि पिछले 36 घंटों के दौरान कोई 36 से ज़्यादा हमले हो चुके हैं जी। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में 36 से ज़्यादा हमले हो चुके हैं, और ये एलानिया हमले हैं, क्योंकि कलदम तंजीमों ने पहले ऐलान किया और कलदम तंजीमों ने पहले ऐलान करके बताया कि हम जनाब ये लॉन्च करने जा रहे हैं, और उसके बाद ये सिलसिला शुरू हो गया और ये सिलसिला अभी तक शुरू है और इसको रोका नहीं जा सका। और सबसे बड़ा जो खूनी हादसा हुआ वो था जाफ़र एक्सप्रेस का मामला, और गाड़ी के ट्रैक को उड़ाना, रेल गाड़ी की पटड़ी को उड़ाना और उसके बाद पूरी की पूरी गाड़ी को अगवा कर लेना, हाईजैक कर लेना। ये मामूली वाक़या नहीं है। ये मैसेज दिया गया है कि हम जब चाहें बलूचिस्तान का ज़मीनी रास्ता मुनक़ते कर सकते हैं, उस पर हमारा कंट्रोल है। ये मैसेज है। और अगर खुदा न खास्ता ये सब कुछ सिलसिला आगे बढ़ता गया और ये चीज़ें इसी तरह बढ़ती गईं तो हमारा बनेगा क्या? वो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि हम एक ज़ख़म पहले बर्दाश्त कर चुके हैं और वो ज़ख़म 1970 में एक बहुत बड़ा अपने मुल्क का आधे से ज़्यादा हिस्सा गंवा चुके हैं। तो जनाब सोचने की बातें हैं। शौकत यूसुफज़ई साहब हैं, उन्होंने कहा है कि तहरीक इंसाफ जैसी बड़ी जमात को आप दीवार से लगाएं और उम्मीद करें कि वो आपके नगमे गाए। इस तरह नहीं होगा। ये बात हकीकत है कि जुल्म जबर जब जुल्म जबर आम मुआशरे में फैल जाए तो फिर ये चीज़ें नहीं रहती, फिर इंसान बहुत कुछ फिर भूल जाता है। 9 मई केस में गिरफ्तार तहरीक इंसाफ के कारकुन इमरान सादक को वालिद के बाद वालदा के जनाजे में भी शिरकत की इजाज़त नहीं मिल सकी। ये कहाँ का इंसाफ है? ये कहाँ की इंसानियत है? और वालिदा बिस्तर मर्ग पर बेटे को याद करती फौत हो गई और उससे पहले वालिद साहब फौत हो गए, और 9 मई का मुल्ज़म सियासी कारकुन वो जेल में गल सड़ रहा है और उसको पैरोल पे रिहाई एक आम मामूली सी बात है जी। पैरोल पे रिहाई, जनाजे में शिरकत मामूली सी बात है। ये डिप्टी कमिश्नर का इख्तियार है और हम साल से सुनते आ रहे हैं। ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये मसला हो जाता है, लेकिन इस वक्त क्योंकि ऊपर बड़े साहब बैठे हैं और बड़े साहब ने कहा है कि मेरी शान और शौकत जो है वो बरकरार रहनी चाहिए, मेरा जो वो शिमला है वो ऊंचा रहना चाहिए, इसलिए ये नहीं होना चाहिए और ये हो रहा है। और लाहौर हाई कोर्ट ने भी सुनवाई नहीं की और वो भी अदलिया भी इस वक्त महकूम है। और मैं समझता हूँ कि जो अदलिया इस वक्त महकूम है और जो जज साहिबान इस वक्त आइन, कानून, जमहूरियत को छोड़कर और यहाँ तक के अखलाकियात और इंसानियत को भी छोड़कर इस फिस्तायत का साथ दे रहे हैं, उन्हें अपने गिरोबानों में झांकना चाहिए। कोई क़यामत नहीं आ जाएगी, कोई क़यामत बर्पा नहीं होगी अगर वो एक ऑर्डर पास कर देंगे। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? ऑर्डर पे अमल नहीं होगा। तो अमल नहीं होगा तो जो ज़िम्मेदार हैं उसके बाद कौम को पता चल जाएगा कि इसके पीछे छुपा हुआ कौन है। उसके बाद मौलाना फजलुर रहमान साहब भी बोले हैं जनाब। उन्होंने कहा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान की मुद्दत मुकम्मल हो गई है और अब वो ओहदा छोड़ने के लिए तैयार नहीं। क्या नौकरी और मुफ्त पेट्रोल के लिए हुकूमत कहेगी तो बैठे रहेंगे। और फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब ने यह भी कहा है कि ये सारे का सारा निज़ाम जो है वो जाली है, इलेक्शन चोरी पर मबनी है, न सदर असली, न वज़ीर आज़म असली, न मोहसिन नकवी असली। इसलिए इनसे छुटकारा हासिल करने के लिए ईद के बाद वो कहते हैं जी हम तहरीक चलाएंगे। लेकिन मैं मौलाना साहब से ये कहूँगा, मौलाना बहुत हो गई और अब ये इफ़ और बट्स लगाते लगाते, लच्छेदार गुफ्तगू करते करते, अगर आपने वाक़तन इस निज़ाम से छुटकारा हासिल करना है और फिर ज़रा थोड़े से बड़े होकर सोचिए। और ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ सीटों का आना जाना और ये जो सीट एडजस्टमेंट, इससे बड़ी चीज़ है इस वक्त पाकिस्तान। और अगर आप नेक नियति से, खुलूस नीयत से अगर आप ये काम करेंगे तो अल्लाह ताला आपको ज़रूर अजर देगा और पाकिस्तान के अवाम भी आपको दिलो जान से कबूल करेंगे। लेकिन अगर आप ये सीटों के चक्रों में पड़े रहे और ये जाली निज़ाम को इसी तरीके से दवाम बख्शते रहे तो फिर आप भी जुज़वी तौर पर ही सही, आप भी फिर इसी निज़ाम का हिस्सा तस्वर होंगे।
अख्तर मेंगल साहब ने खुला ख़त लिख दिया है और उन्होंने कहा है कि बलूचिस्तान की महरूमियाँ एक कड़वा सच है। आप खुश हों या नाराज़ हों, मुझे ये कहना पड़ेगा कि पाकिस्तान बलूचिस्तान के बग़ैर कुछ भी नहीं। अल्लाह आप सबके दिल में इतनी हमदर्दी डाले कि आप समझ सकें कि आज का बलोच नौजवान आपसे बात करने के लिए तैयार क्यों नहीं है। ये बात बड़ी पते की बात है, ये फेंकने वाली बात नहीं है। वो लोग ये बातें कर रहे हैं, वो आपसे हाथ जोड़कर आपको कह रहे हैं, जो विफाक की बात करते हैं, जो आइन की बात करते हैं, जो कानून की बात करते हैं, जो पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं, जो पाकिस्तान को मुत्तहिद देखना चाहते हैं, जो मुस्तकबिल अपना पाकिस्तान के साथ जुड़े रखना चाहते हैं, वो आपसे हाथ जोड़ के आपकी मिन्नत समाजत कर रहे हैं। लेकिन आप अल्लाह ताला पता नहीं आप क्या हो गया है कि इतना ज़्यादा आप पत्थर दिल हो गए हैं, आप पत्थर दिल इस हद तक हो गए हैं कि आप सोचने समझने की सलाहियत से भी महरूम हो गए हैं और आप कोई गुफ्तगू आपके यहाँ नरमी है ही नहीं और आप एक गलत फ़ैसले के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा गलत फ़ैसला करते जा रहे हैं और पाकिस्तान की सलामती को ख़तरे में डालते जा रहे हैं। और ये चीज़ें जो हैं ये जो अभी जो फसल बोई जाती है ये फिर इसका खमियाजा जो है वो कोई और भुगतता है। और हमारे यहाँ क्या हो रहा है जी, और इससे मौलाना तारिक जमील साहब भी आ गए हैं मैदान में और वो भी यही कह रहे हैं कि खुदा का खौफ करें और अल्लाह ताला से डरें। एक मैं वाक़या आपको सुनाऊंगा, लेकिन चलें इस वक्त नहीं सुनाता, बहुत ही इम्पोर्टेंट वाक़या है वो। और बड़े साहब किसी के पास गए थे और किसी के पास गए और उन्होंने बड़े साहब को एक नसीहत की, लेकिन बड़े साहब ने वो नसीहत भी नहीं मानी। वो एक तजवीज़ थी, वो एडवाइस थी, वो एक बड़े की नसीहत थी और दूरअंदेश इंसान की नसीहत थी, लेकिन बड़े साहब ने नहीं मानी। बड़े साहब के सीने में इंतकाम, बुग़्ज़ और हसद था और इंतकाम, बुग़्ज़ और हसद जो है वो इंसान को जला कर रख देता है। ये बात जहन में रखिएगा। तो बहरहाल ये वाक़या मैं सुनाऊँगा। हमें किसी बात की परवाह नहीं, हम ये समझते हैं कि ये मीडिया को दबाकर, ख़बरें दबाकर, लोगों की ज़ुबानबंदी करके हम हक़ाइक़ को बदल देंगे, मगर हक़ाइक़ नहीं बदला करते और मुल्क के हक़ाइक़ इस वक्त बहुत तल्ख़ हैं। ये कौन बात कर रहा है? ये शाहिद खाकान अब्बासी साहब कर रहे हैं, जो कि इस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब तस्वर किए जाते थे और किए जाते हैं। ये वो बात कर रहे हैं। और जब आपके अपने लोग आपको ये नसीहत कर रहे हैं तो ज़रा जनाब होश करें, होश के नाखुन लें और समझें, क्योंकि दुनिया बदल रही है। और ये जो इल्म शऊर है और इल्म शऊर और आगही, ये पाकिस्तान के अवाम में कोई एक दिन में नहीं आई। 30 साल लगे हैं इसको, और इस फसल को उगाने में, इसकी आबियारी करने में आपका भी हाथ है। आप भी तो चाहते थे कि यहाँ से मौरूसियत ख़त्म हो, यहाँ पे सियासी ख़ानदानों की इजारादारी ख़त्म हो, ये ख़ानदान लूट कर खा गए। आप ही तो ये कहते थे, आप ही तो ये सब कुछ करते थे, आप ही तो नैब को कंट्रोल करते थे। फिर आपको क्या हुआ कि 30 साल की इस मेहनत को आपने आनन फानन इस तरीके से अपने ही हाथों से आग लगा दी और 30 साल के बयानिए को, 30 साल की तगोदो को आपने जलाकर भस्म कर दिया खुद ही, और कहा कि नहीं, ये तो बहुत अच्छे लोग हैं, ये तो मुहिब्बे वतन हैं, इनके बगैर तो गुजारा ही नहीं। यही हैं वो लोग जिन्होंने 30 साल मुल्क को लूटा, और यही हैं वो लोग जिन्होंने 30 साल मुल्क को बर्बाद किया, जिन्होंने पाकिस्तान में करप्शन का राज कायम किया। लेकिन नहीं, अब हमें समझ आई है कि अब यही लोग हैं, यही ख़ानदान हैं, यही मुल्क को आगे लेके जाएंगे, यही मुल्क की बेहतरी का है, इसलिए कि ये हमारे ताबेदार हैं और हमारी ताबेदारी कबूल कर ली है, इसलिए इनके सब करप्शन माफ़, सब गुनाह माफ़, जायदादें माफ़, अंदरूने मुल्क जायदादें माफ़, बैरून मुल्क जायदादें माफ़, सब इनका हुआ। बस ये बहुत अच्छे हैं। लेकिन पाकिस्तान की आवाम जो है वो इतनी अच्छी नहीं है।